बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 20 के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज का फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अल्फा पार्टिकल नॉट मेक फिजिकल कांटेक्ट विद न्यूक्लियस व्हेन अल्फा पार्टिकल इज डायरेक्टली हेडेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आप अल्फा पार्टिकल को डायरेक्टली मूव करवाते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस तो फिर भी वो न्यूक्लियस को हिट नहीं करता, न्यूक्लियस के साथ उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं बनता। इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन है चार्ज, और वो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। आप जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल होते हैं हीलियम न्यूक्लियाई और इन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, जबकि कोई भी न्यूक्लियस हो उस पर भी क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। सो अगर आप एक पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल को मूव करवाएंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस तो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगी कूलम रिपल्सिव फोर्स, और इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से अल्फा पार्टिकल कभी भी न्यूक्लियस के साथ कांटेक्ट नहीं बना पाएगा। बिल्कुल इसी तरह जैसा कि अगर आपके पास ये एक पॉजिटिव न्यूक्लियस है और आपने एक अल्फा पार्टिकल को इसकी तरफ मूव किया तो इसके और इसके बीच में एग्जिस्ट करेगी रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। चाहे ये जितनी भी वेलोसिटी के साथ आए, जब ये न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा तो ये एक कर्व पाथ बनाता हुआ इससे दूर हो जाएगा, उसके साथ कोई भी कांटेक्ट जनरेट नहीं करेगा। सो इसका आंसर है द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. There exists a Coulomb force of repulsion between alpha particle and nucleus. Because of this repulsive force, alpha particle cannot make a physical contact with nucleus. So, आप जानते हैं कि कहीं भी अगर repulsive force हो between particles तो वो कभी भी एक दूसरे के साथ contact नहीं कर सकते, वो एक दूसरे से दूर ही जाएंगे। ये था फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड में कहा गया, why do heavier elements require more neutrons in order to maintain stability? आप जानते हैं कि जब भी आप heavier elements की तरफ मूव करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज होता जाएगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रॉन का नंबर क्यों ज्यादा होना चाहिए प्रोटॉन के नंबर से। अगेन इसकी रीजन है रिपल्जन बिटवीन द प्रोटॉन, क्योंकि सारे प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं तो उनके बीच में एग्जिस्ट करती है कूलम रिपल्सिव फोर्स। अब अगर इस कूलम रिपल्सिव फोर्स को एग्जिस्ट करने दिया जाए तो फाइनली क्या होगा? जो भी न्यूक्लियस अपना नंबर इंक्रीज करेगा, यानी हैवी न्यूक्लियस बनेगा, तो प्रोटॉन के रिपल्सिव इफेक्ट की वजह से वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कि मोस्टली न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं और उसकी रीजन होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करती है बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जब मैंने आपको ये टॉपिक भी समझाया था तो मैंने ये बताया था कि जब भी आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ बात होगी पायॉन पार्टिकल्स की। यानी अगर सपोज करें कि दो न्यूट्रॉन पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच में एक पायॉन पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा होता है, और इस एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल की वजह से वो दोनों न्यूट्रॉन्स एक दूसरे के साथ बाउंड रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दो बच्चे आपस में बॉल के थ्रू कैच खेल रहे हैं। अगर एक बच्चा दूसरे की तरफ बॉल थ्रो करेगा तो दूसरे ने मस्ट उसको कैच करने की कोशिश करनी है। अब इस कोशिश में जब वो ये कैच खेलते हैं तो दोनों बच्चे कभी एक दूसरे के नजदीक आते हैं, कभी एक दूसरे से दूर जाते हैं, लेकिन ना तो वो एक दूसरे से बहुत दूर जाएंगे, क्योंकि अगर वो बहुत भी दूर जाएं तो वो बॉल को कैच नहीं कर पाएंगे, और ना ही बहुत एक दूसरे के करीब आएंगे, तब भी वो ऑब्वियसली कैच नहीं खेल सकेंगे। सो बिल्कुल इसी तरह जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच में भी पायॉन पार्टिकल एक बॉल की तरह ही है। अब ये न्यूक्लियॉन्स जब इस पायॉन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं तो ये बेसिकली पायॉन पार्टिकल उनको एक दूसरे के साथ बाउंड रखता है।
जब ये एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं तो इस बाउंड बिहेवियर को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि एक शॉर्ट रेंज फोर्स है क्योंकि इसकी रेंज साइज ऑफ न्यूक्लियस तक ही कन्फाइंड होती है। जबकि जो कूलम रिपल्सिव फोर्स है बिटवीन द प्रोटॉन्स बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस, वो एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। सो अगर हमने किसी भी न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करना है तो आप, अगर ये एक पॉजिटिव न्यूक्लियस है तो इसमें जो रिपल्सिव फोर्सेस होंगी वो ऑब्वियसली इस न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगी और ये आउटवर्ड मूव करेंगी फोर्सेस। अब इस न्यूक्लियस ने अगर स्टेबल रहना है तो इस पर एक्सर्ट होनी चाहिए या इसमें एग्जिस्ट करनी चाहिए ऐसी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो इस न्यूक्लियस में मौजूद न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे के साथ बाइंड रखें। सो अगर ये इनवर्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी तो ये आउटवर्ड रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर सकेंगी और तब ही ये न्यूक्लियस स्टेबल हो सकेगा। अगर ये इनवर्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस वीक हो जाएं तो ये आउटवर्ड रिपल्सिव फोर्सेस न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट कर देंगी और न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाएगा। सो किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि इनवर्ड एक्ट करती हुई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस आउटवर्ड एक्ट करती हुई रिपल्सिव फोर्सेस के कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग हो, और इनके स्ट्रॉन्ग होने के लिए हमें न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम प्रोटॉन का नंबर बढ़ाएंगे तो वो तो रिपल्सिव फोर्सेस को भी इंक्रीज कर देगा। सो हेवियर एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ाकर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को बढ़ाया जाता है ताकि न्यूक्लियस स्टेबल रह सके। सो इन सारी बातों से हमने ये समझा द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। In nucleus there exists a Coulomb repulsive force between protons, and this force is long range force and this force is acting outward direction. अब दूसरी कौन सी फोर्स है? वो है strong nuclear force. There exists a strong nuclear force of attraction between the nucleons. ये फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, सब पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। अब अगर हम प्रोटॉन का नंबर न्यूट्रॉन से ज्यादा कर देते हैं तो फिर तो रिपल्सिव फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में है और ये फोर्स न्यूक्लियस को अनस्टेबल करेगी। सो इफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन न्यूट्रॉन देन रिपल्सिव फोर्स विल मेक द न्यूक्लियस अनस्टेबल। सो हम इस चॉइस को सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम न्यूक्लियस को स्टेबल रखना चाहते हैं, अनस्टेबल नहीं करना चाहते। सो न्यूट्रॉन नंबर इज ग्रेटर देन प्रोटॉन नंबर। अगर ये हो तो फिर क्या होता है? देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन द रिपल्सिव फोर्स एंड न्यूक्लियस विल रिमेन स्टेबल। सो ये था कि किस तरह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स एग्जिस्ट करते हुए न्यूक्लियस को अनस्टेबल होने से बचाती है। ये था आज का सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। जी डियर स्टूडेंट, थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें कहा गया एन अल्फा पार्टिकल हैज ट्वाइस द चार्ज ऑफ अ बीटा पार्टिकल, व्हाई डज द फॉर्मर डिफ्लेक्टेड लेस। फॉर्मर का मतलब है ये पहले वाला पार्टिकल क्यों कम डिफ्लेक्ट होता है। डिफ्लेक्टेड लेस देन द लेटर व्हेन पासिंग बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड प्लेट्स बोथ हैव सेम स्पीड। यानी अगर आपके पास इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड प्लेट्स हैं, ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इसके अंदर आपने सेम स्पीड के साथ अल्फा और बीटा पार्टिकल को एंटर किया। जब ये इसमें एंटर हुए तो वो कहता है अल्फा पार्टिकल कम डिफ्लेक्ट होता है और बीटा पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाता है। आप जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल पर होता है डबल पॉजिटिव चार्ज और बीटा पर होता है सिंगल नेगेटिव चार्ज, और अल्फा पार्टिकल का जो मैस है वो बीटा पार्टिकल के कंपैरेटिवली 4 टाइम्स ज्यादा होता है। यानी अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स हेवियर होता है बीटा पार्टिकल से, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज डबल होता है एज कंपेयर टू द चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल। अब ये किस में एंटर हो रहे हैं? ये एक पोटेंशियल डिफरेंस में एंटर हो रहे हैं, यानी ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो रहे हैं। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होता है
तो उस पर एक्ट करती है इलेक्ट्रिक फोर्स, और जब ये इलेक्ट्रिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पर एक्ट करेगी तो चार्ज पार्टिकल में आएगा एक्सेलरेशन। अब अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को एंटर करेंगे तो जो फोर्स एक्ट करती है वो फोर्स होती है QE, और ये फोर्स इस चार्ज पार्टिकल में क्या जनरेट करती है? एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। सो F क्या जनरेट करेगी? ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। सो आपने इस ma को QE के साथ कंपेयर करके एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाई। एक्सेलरेशन इक्वेशन है QE डिवाइडेड बाय m, यानी एक्सेलरेशन चार्ज और मास दोनों पर डिपेंड कर रहा है। अब अगर हम इस एक्सेलरेशन को अल्फा पार्टिकल के लिए लिखें तो वो बनेगा A अल्फा इज इक्वल टू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। मैंने आपको चार्ज ऑफ अल्फा और मास ऑफ अल्फा का बीटा पार्टिकल के साथ कंपैरिजन बताया है। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा? डबल ऑफ चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल, मास हो जाएगा 4 टाइम्स मास ऑफ बीटा पार्टिकल। जब 2 और 4 का फैक्टर कैंसिल हुआ तो ये बन जाएगा 1/2 चार्ज ऑफ बीटा मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ बीटा पार्टिकल। अब ये जो ब्रैकेट में टर्म है ये बेसिकली एक्सेलरेशन ऑन बीटा पार्टिकल है। अगर आप यहाँ देखें तो ये वही इक्वेशन है, लेकिन है किस पार्टिकल के लिए? बीटा पार्टिकल के लिए। सो हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इन बीटा पार्टिकल आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो अल्फा पार्टिकल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो 2 टाइम्स लेसर प्रोड्यूस होगा एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल। और उसकी रीजन भी यही है कि आपका जो अल्फा पार्टिकल एंटर हो रहा है वो बीटा के कंपैरेटिवली बहुत हेवियर है। क्योंकि वो एक हैवी पार्टिकल है, सो उस पर जब फोर्स लगेगी तो वो कम एक्सेलरेट होगा। और कितना कम एक्सेलरेट होगा? वो है हाफ टाइम एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल। So, due to small acceleration, alpha particle is deflected less than beta particle. जब अल्फा में एक्सेलरेशन ही कम प्रोड्यूस हुआ तो ऑब्वियसली वो कम ही डिफ्लेक्ट होगा एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल। ये था आज का थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन। हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस की क्या स्टेटमेंट्स हैं। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है एलिमेंट X हैज सेवरल आइसोटोप्स। व्हाट डू दीज आइसोटोप्स हैव इन कॉमन? हाउ डू दे डिफर? आपने पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन एटम्स में होता है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जिस तरह आपने हाइड्रोजन के डिफरेंट आइसोटोप्स पढ़े थे जिनके नाम थे ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, प्रोटियम, इसी तरह हीलियम के भी पढ़े थे, कार्बन के भी आपने डिफरेंट आइसोटोप्स को स्टडी किया था। अब किसी भी एलिमेंट के अगर डिफरेंट आइसोटोप्स हैं तो उनमें जो कॉमन यानी सेम चीज होती है वो उनका होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसे आप चार्ज नंबर भी कहते हैं। और किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं चार्ज नंबर पर। सो इन सब में जब चार्ज नंबर सेम है तो ऑब्वियसली इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, लेकिन इनमें जो डिफरेंट होता है वो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन डिटरमिन करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज को। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ये सारी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो इनकी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। सो किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स वो होते हैं जो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं। सेम प्रोटॉन नंबर होता है और डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर होता है। ये एक सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखते हैं 5th शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे कहा गया हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस ऑफ Rn, जिसका एटॉमिक नंबर है 86 और एटॉमिक मास नंबर है 222। इसी में आपसे पूछा गया कि बताएं न्यूट्रॉन्स कितने हैं और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। आप जानते हैं कि ये 86 होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिन्हें आप चार्ज नंबर भी कहते हैं, और ये आपके पास होता है एटॉमिक मास नंबर। अब इसमें जो मास नंबर है उसको हम जो सिंबल है A उससे इंडिकेट करते हैं, और ये बेसिकली होता है सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और ये कितना आपको गिवन है 222। इसमें 86 आपके पास चार्ज नंबर है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या एटॉमिक नंबर है। चार्ज नंबर को हम इंडिकेट करते हैं Z से और इसकी वैल्यू है 86।
ये चार्ज नंबर बेसिकली होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो डायरेक्टली ही पता चल गया कि वो है 86। अब इस इक्वालिटी से आप अगर आपको A की वैल्यू भी पता है, Z की वैल्यू भी पता है, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं N, जो कि है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो N किसके इक्वल होगा? A माइनस Z। सो N को जब आपने कैलकुलेट करना है तो 222 माइनस 86 करेंगे तो इट विल बी 136। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 136। और किसी भी एटम में जितने होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उतने ही उसमें एग्जिस्ट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आपके पास इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना था? 86। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगा? 86। ये था सिंपल सा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये थे आज के 5 शॉर्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मजीद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।